माता पिता ने जो सपना देखा था उस सपना को उन्होंने साकार किया है। मैं इन्हीं के ज़बानी जानता हूँ। जेपी सिंह साहब, कुछ अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश सिंह, मूलतः सारण बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है और उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से करके भारतीय सेना में अल्पकालिक ऑफिसर के रूप में मैं ट्रेनिंग लिया और फिर मेरा कमीशन हुआ। शुरुआती 6-6.5 साल की जो मेरी सर्विस है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुई, जहाँ पर आतंकवाद प्रभावित इलाकों में हमारी तैनाती रही। इस बीच में कारगिल में भी रहा और फिर पुंछ राजौरी में भी रहा। तो पूरी मेरी जो मिलिट्री की सर्विस है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक तरह से रहा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद फिर हमने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और उससे पहले मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में थोड़े दिन रहा, फिर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास किया और 2000 बैच में मैं IPS के लिए सिलेक्ट हुआ। मेरा 59th रैंक आया था पहले अटेम्प्ट में ही और इस तरह से मुझे हिमाचल प्रदेश कैडर मिला और मैं भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य बना। आज मैं हिमाचल पुलिस में IG हूँ और पुलिस मुख्यालय शिमला में पदस्थापित। जेपी सिंह साहब, चूँकि मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, आप शुरू से ही एक विजनरी, जो कहते हैं आमतौर पे जेपी आंदोलन के उस ज़माने के जो लोग थे, मतलब खास करके बिहार से जिनका ताल्लुक़ है, वो खूब समझते हैं कि अगर एक बिहारी किसी चीज़ को ठान ले, तय कर ले, तो वो अंतिम समय तक भी वो उसकी जो कहते हैं इच्छा जो है मन में रहती है। मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा, आपने जैसे बताया कि आप आर्मी के उच्च पदों पर रहे, काफ़ी आप कुछ बताया अपने बारे में कि सियाचिन का आपने बताया कि वहाँ पे किस तरह से कितनी पहाड़ों की ऊंचाई पे वहाँ पे आप रहे और वहाँ पे ख़ास करके दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान को नाक में चने दबा दिया आपने। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कसक थी कि जो आपके माता पिता ने सपना देखा था कि लाल हमारा जो है वो IAS बनेगा, उस सपनों को आपने साकार किया। ऐसा बहुत मुश्किल होता है एक बार जब आप नौकरी में आ जाते हैं। देखिए, आर्मी की सर्विस हमेशा चैलेंजिंग होती ही है और ख़ासकर कारगिल या सियाचिन, लेह लद्दाख जैसे रीजन में जहाँ पे आपको दुश्मन के साथ साथ क्लाइमेट से भी हर क्षण एक नया जंग लड़ना है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी एडवर्स होती है कि हम जब उस पोस्ट पे थे कारगिल में, 5299 उस पोस्ट को बोलते थे उस समय, तो करीब करीब 19,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर था। अक्टूबर से अप्रैल तक हम वहाँ रहे थे। तो इस बीच पूरे ठंड का समय होता है, तो -20 से -40 डिग्री टेम्परेचर होता है और एवरेज स्नोफॉल यूज्ड टू बी 10 फीट पर डे। तो आप इस दोनों सिचुएशन को आप सोच के अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी एडवर्सिटी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे सरवाइव करना ही मुश्किल है, कि दुश्मन से लड़ना तो दूसरी बात है। तो यू हैव टू सर्वाइव वेल टू फाइट विद दैट। हमने उस समय एक आर्टिकल भी लिखा था, माई बैटल विथ सेल्फ, नेचर एंड पाकिस्तान। बहुत पहले लिखा था तो वो आर्टिकल मेरे पास आया नहीं, बट उसमें हमने ज़्यादा इसी बात का लिखा था कि वहाँ पर कितना कठिन था क्लाइमेटिक कंडीशन और बिल्कुल आइसोलेशन था। हम लोगों का तो रेडियो भी पाकिस्तान रेडियो पकड़ता था, यहाँ का रेडियो भी नहीं पकड़ता था। तो बिल्कुल कट ऑफ था आदमी, एडवांस विंटर स्टॉकिंग होती थी और समहाउ देश के लिए जिम्मेवारी मिली है तो उसको निभाना था। इसलिए हम लोग काफ़ी हौसला बुलंद रखे और बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य करने। लेकिन ये जर्नी जाहिर इतना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल जर्नी होता है। लेकिन आपको मैं पढ़ रहा था कि आपके अंदर के पैदाइशी तौर पे जो राष्ट्रभक्ति का जो आपके अंदर वो था कि देश के लिए हम कुछ करने मिटने को तैयार हैं। तो कई युवाओं जो है जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो फिर वो चैलेंजेस कुछ नहीं होता। देखिए, हम इंटरमीडिएट में जब पटना कॉलेज में गए थे तो उसी समय हमको मौका मिला NCC ज्वाइन करने का। तो हम NCC 5 साल रहे और NCC में सर्वश्रेष्ठ सर्टिफिकेट होता है C सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट में हमें B सर्टिफिकेट मिला और ग्रेजुएशन में हम C सर्टिफिकेट प्राप्त किए और फिर उससे भी मुझे प्रेरणा मिली कि हम एक फौज में ऑफिसर बन सकते हैं। तो हम फौज की
जो एग्ज़ाम था उसकी तैयारी की और उससे हमको मदद मिली सफलता प्राप्त करने में। मैं ये रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सिविल सर्विस की जो तैयारी किया आपने, वो 5 साल 10 साल आप एक सेवा रहने के बाद, आर्मी के बाद नेवी में उच्च पदों पर रहे आप, उसके बाद ये तैयारी करना कितना बड़ा चैलेंज था, मतलब ये कैसे संभव हुआ? देखिए, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मुझे याद है कि हम जब फौज का भी अप्लाई किए थे जाने का, उस समय 19 साल की मेरी उम्र थी और जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और बिहार का आप जानते हैं बच्चों का अमूमन स्वप्न होता है कि सिविल सर्विस करना, उसी स्वप्न के साथ मैं भी बड़ा हुआ था। लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी कि हमको लंबे समय तक पैसा नहीं दे सकते थे पढ़ने के लिए, इसलिए 19 साल की उम्र में सबसे बेस्ट सर्विस क्लास 1 सर्विस मुझे फौज ही का एलिजिबिलिटी था, इसलिए मैंने वो भरा और सिलेक्ट हो गया। लेकिन इस बीच में मेरे मन में वो स्वप्न जागृत रहा और इसलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद मैंने परमानेंट कमीशन नहीं लिया और छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए मैं जुड़ गया। तो कठिनाइयाँ काफ़ी हुई, इस बीच में हमारी शादी भी हो गई थी। शादी के बाद और गृहस्थी की अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं। तो फिर मेरे बड़े लड़के का जन्म भी हो गया था। तो सर्विस करते हुए, गृहस्थी संभालते हुए तमाम जिम्मेवारियाँ बढ़ गई थी। इस तरह से करते हुए स्वाध्याय से ही सब कुछ करना पड़ा। मैं आर्मी छोड़ने के बाद दिल्ली आया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी में ज्वाइन किया था सुरक्षा प्रबंधक के रूप में। मैं दिल्ली में किसी न छात्र को जानता था, न शिक्षक को जानता था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मंगाना शुरू किया, किताब की दुकानों पे जाके किताब बुक सेलर से पूछता था इस सब्जेक्ट में कौन कौन अच्छा किताब है, तो वहीं से किताब लेता था, वहीं से पढ़ता था। तो काफ़ी कठिन समय रहा, मेरे परिवार का भी बहुत साथ रहा, वाइफ ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया और लगे रहे इसमें। फिर ईश्वर ने भी मदद किया और फाइनली IAS बन गया, IPS बन गया। एक सपना, बड़ा ऐसा सपना था कि जो सबका साकार होता भी नहीं है। जो आपने सपना को साकार किया, बल्कि आप उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के IG के तौर पे आप, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मूलभूत से जो बिहार के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो मैं देख रहा हूँ आजकल खबरें पढ़ता हूँ, बहुत पीड़ा होती है। खास करके आप देखिए कि कभी शराब का पाबंदी है बिहार में, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीति सरकार की कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है? देखिए, मेरा मूल स्थान सारन है और मेरा नाम भी मेरे अग्रजों ने जयप्रकाश रखा। जयप्रकाश नारायण जी का जो पैतृक गांव है सिताब दियारा, उसके बगल में ही मेरा गांव है। तो बचपन से ही जब से मैं होश संभाला तो जयप्रकाश नारायण जी से मैं प्रेरणा लेते रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मैं उनके सिद्धांतों पे चलूँ, उनके उद्देश्यों को जानूँ और उनकी पूर्ति में अगर कुछ भी मैं हासिल कर सकूँ तो ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। सो मेरी परवरिश तो इसी पृष्ठभूमि में हुई है। अब जहाँ तक वर्तमान में जो समस्या है, आपने बिहार में शराबबंदी की बात की, नीति की बात की, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से खुला है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो इतने प्रकार के राज्यों से घिरा हुआ, जब सारे राज्यों में अगर शराबबंदी हो, नेपाल में भी शराबबंदी हो, तो शराबबंदी को लागू करना आसान हो जाता है। अदरवाइज बॉर्डर तो पोरस है, चारों तरफ से आने की संभावना है बाहर से बने हुए शराब को, तो उसको लागू करना कठिन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए ही ये नीति बनाई जानी चाहिए। और जो नीति आप बना रहे हैं और आप जानते हैं कि इसको हम अमल नहीं कर सकते, तो बनाना ही नहीं चाहिए। और शराब ऐसी चीज़ है कि अगर आप शराब बंदी करते हैं लेकिन बाहर से शराब आने पर रोक नहीं लगा पाते हैं, तो इलिसिट लिकर आएगा, जहरीली शराब बाहर से आने का अंदेशा रहेगा और जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इसमें पूरी तरह फेल है, सरकार की फेलियरिटी है। इवन वहाँ के मुखिया कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जिस नीति को हम लागू नहीं कर सकते, उस नीति को बनाना ही नहीं चाहिए था, पहली बात।
दूसरी बात कि अगर सही इंटेंशन से हमने वो नीति बना भी दी, लेकिन इस तरह से अगर अमल नहीं होने की वजह से बार बार सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा रही है, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तो इस नीति पर निश्चय ही पुनर्विचार की जरूरत है। और व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये कहूँगा कि इसको तत्काल प्रभाव से इस नीति को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान जा रही है। पहले अगर इसको लागू भी करना है तो पहले सरकार ये सुनिश्चित करे कि बाहर के किसी राज्य से मैं एक बूंद भी हम शराब नहीं आने देंगे बिहार में। जेपी सिंह साहब, ये नीतीश कुमार हैं या दूसरी पार्टी के लोग, ये सब जेपी आंदोलन के ही निकले हुए हैं। तो क्या ये तो खुद कहते हैं मैं जेपी जी की सपनों को साकार कर रहा हूँ, तो आप मुझे साक्षात बहुत शॉर्ट में बताइए, क्या जेपी जी का सपना ही साकार हो रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। और जयप्रकाश जी का जो संपूर्ण आंदोलन का उद्देश्य था, उसके 7 आयाम थे। वो सामाजिक क्रांति चाहते थे, आर्थिक क्रांति चाहते थे, नैतिक क्रांति चाहते थे, धार्मिक क्रांति चाहते थे, सांस्कृतिक क्रांति चाहते थे और शैक्षणिक क्रांति चाहते थे। तो इस तरह से उनके जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। ऐसा नहीं कि सरकार को बदल दो और दूसरे आदमी आके सत्ता पर बैठ जाएं और फिर वही समाज में अशिक्षा रहे, गरीबी रहे, बेरोजगारी रहे, जातीय संघर्ष रहे, चलता रहे। तो ऐसे सरकार के परिवर्तन के वो पक्ष में नहीं थे। उनका जो विजन था, एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे जिसमें सबके पास शिक्षा हो, सबके पास रोजगार हो, समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मौजूद हो, सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो। आज दूसरे राज्यों में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए। आप बिहार के हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, बिहार में जाके इन्वेस्ट करोगे, आप खुद ही डर जाएंगे कि बिहार में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। सो कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पे जब तक अच्छी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो उद्योग कहाँ से लगेंगे? उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? तो बिहार में पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और अगर आप ध्यान से देखें तो महात्मा गांधी की भी कर्मभूमि बिहार रहा है। तो महात्मा गांधी का जो राम राज्य का सपना था, अगर उसको टटोला जाए तो इन्हीं सारे मुद्दों पर वो चाहते थे विकास करना। वो ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को बना के ही तो एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होता है, जिसको उन्होंने राम राज्य कहा। और जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के बाद व्यवस्था परिवर्तन की बात की। एसेंस दोनों का सेम है, नाम अलग अलग है। मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश नारायण भी एक ऐसे प्रखर समाजवादी थे जो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आगाज किया। मतलब दूसरे गांधी कह सकते हैं आप इनको, जो है मेरे अनुसार तो महात्मा गांधी के बाद जयप्रकाश नारायण जी से ज्यादा समाजवाद को जानने वाला। मैं जानना चाहता हूँ कि आज भी बिहार जो है शिक्षा के मामले में किस स्तर पे आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब आप जैसे लोग वहाँ से IAS IPS बनने के बाद देश के दूसरे क्षेत्रों में जाकर के सेवाएं प्रदान देते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है? आखिर इसमें क्या कमी मानते हैं? देखिए, जब 1950-60 के दशक में बिहार को वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट्स रेट किया जाता था, और आज की जो स्थिति है कि बिहार वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नड स्टेट्स में बिहार गिना जाता है। एक टर्म है नीति आयोग की भाषा में बीमारू स्टेट। तो बीमारू स्टेट में कई स्टेट आए, कई निकल गए, लेकिन बिहार ज्यों का त्यों पड़ा है। बीमारू का 20 और बिहार से ही शुरू होता है, आज तक खिसका नहीं। हम लोग शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, इनकम देखिए, लॉन्गेविटी देखिए, लाइफ स्पैन देखिए, तमाम जितने पैरामीटर्स हैं नीति आयोग के, कहीं बिहार खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, मोर्टेलिटी देख लीजिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी देख लीजिए, डिलीवरी के समय में औरतों का जो डेथ होता है वो देख लीजिए। हर जगह हम लोग पीछे खड़े हैं। 21वीं शताब्दी में ऐसा भी कोई राज्य हो सकता है
जहाँ पे बुनियादी सुविधा नहीं है। आज भी टीवी पे मैं जब देखता हूँ, एक महिला को डिलीवरी करना होता है तो खटिया पे लोग उसको लोड करके ऐसे ले जाते हैं, लाद करके पीठ पे लेके जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्यों इतनी विभत्स स्थिति है बिहार में। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था, ये तो सपना नहीं था, केवल सरकार बदली, व्यवस्था तो परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवस्था परिवर्तन बाकी है बिहार में, और इसका वजह केवल राजनेताओं को दोषी देने से काम नहीं चलेगा। हर बिहार का आदमी इसके लिए दोषी है। जब तक बिहार का आदमी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पे वोट देगा, जब तक पैसा लेकर वोट देगा, जब तक दारू शराब लेकर वोट देगा, तब तक यही स्थिति होगी। जब वोट विकास के लिए दिया जाएगा, जब वोट सड़क के लिए दिया जाएगा, जब सड़क स्कूल के लिए दिया जाएगा, अस्पताल के लिए दिया जाएगा, जब उद्योग लगाने के लिए दिया जाएगा, तब बिहार में विकास की गंगा बहेगी और तभी परिवर्तन होगा। इस क्रांति की शुरुआत आम आदमी से होना जरूरी है। जब तक आम आदमी के मन में परिवर्तन नहीं आएगा, मैं कहता हूं कि जितने लोग सत्ता सरकार में आना चाहते हैं, उसमें से देखिए कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी सेवा कर सकता है, सेवा भावना से आ रहा है, कौन आदमी का चरित्र अच्छा है, कौन कर सकता है काम। तो जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और जेपी का सपना, मुझे इस बात की मान के चलूं कि जेपी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप खुद जिंदा जेपी हमारे साथ हैं, उनके सपनों को आप साकार करेंगे। अगर बिहार की जनता ने मौका दिया आपको, तो इन सबसे बेहतर आप साबित होंगे। तो किस पार्टी के साथ आप जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपने ये तो सवाल सही नहीं है। एंड मैं तो बहुत छोटा हूँ। जयप्रकाश नारायण तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़े महान देवता हैं। देवादिदेव महादेव की संज्ञा मैं दे सकता हूँ, और मैं उनके सामने एक छोटा सा ऑर्डिनरी मॉर्टल। मेरे पूर्वजों ने नाम जरूर रखा और इसलिए वो मेरे आदर्श हैं। जहाँ तक मौका और ये सब की बात है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पीड़ा तो मुझे बहुत है, बहुत पीड़ा है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार के इंजीनियर्स, बिहार के डॉक्टर्स, बिहार के IIM ग्रेजुएट्स, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स बाहर के राज्यों में जाकर वहाँ के विकास और वहाँ की उन्नति, तरक्की में इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्वयं का बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। ईश्वर ने कभी अगर मौका दिया तो मैं कंफर्ट जोन से निकलकर मैं चाहूँगा कि आकर वहाँ पे निष्काम सेवा किया जाए, जिससे कि मैं देखता हूँ टीवी पे जब कोई घटना घटती है तो वहाँ 100-200 लोग आगे खड़े होते हैं, और बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की पोशाक देखकर कितनी वहाँ पर गंदगी है, और ये सब देख के लगता है कि हम जहाँ थे वहीं रह गए, शायद वहाँ से भी पीछे चले गए, और दूसरे राज्य कितना आगे निकल गए। बहुत पीड़ा होती है मुझे, और मैं इन द हार्ट ऑफ हार्ट ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं जयप्रकाश नारायण जी के कदमों पे चलना चाहूँगा, और जितनी मेरी शक्ति है, जितना ईश्वर सामर्थ्य देगा, मैं उनके सपनों को साकार करने का। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जेपी सिंह साहब ने बिहार के कई चुपते हुए सवालों का जवाब दिया, और ये बिहार वासियों के लिए एक अच्छी बात है कि इनका एक सपना है कि अभी कुछ बिहार में जब करने की बात आएगी तो पहला शख्स मैं होऊंगा उसको बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जेपी सिंह साहब। धन्यवाद आपको।